हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 में पहला लेसन देख रहे हैं, जिसमें हम लोग स्वाध्याय का प्रश्न देख रहे हैं। आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, टिप्पणी लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर टिप्पणी लिखो में पहला क्या, लामार्कवाद। इसके बारे में हम पहले भी पढ़े हैं। क्या है, लामार्कवाद में दो सिद्धांत का समावेश किया गया है। इन दो सिद्धांत का प्रतिपादन जीन बैप्टिक्स और लामार्क द्वारा किया गया। यह दोनों सिद्धांत इस प्रकार से हैं। पहला क्या है, अंगों का उपयोग और तथानुपयोग, और दूसरा उपार्जित लक्षणों की वंशागति यानी उपार्जित परिवर्तन के कारण संक्रमण का सिद्धांत। ये दो इसमें लामार्कवाद के इसमें है सिद्धांत है। तो लामार्कवाद के मतानुसार उत्क्रांति होते समय सजीवों की शारीरिक रचना में होने वाले परिवर्तन उस सजीव की सक्रियता या निष्क्रियता के कारण होता है। फिर यहाँ पे सजीव जिस अंग का अधिक क्षमता के साथ उपयोग करता है उस अंग का अधिक विकास और वृद्धि होती है। इसी को लामार्क ने अंगों का उपयोग अनुपयोग के सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने इस सिद्धांत को जोर देते हुए उदाहरण भी दिए। उन्होंने क्या बताया, पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे जिराफ है, अपनी गर्दन तान कर, पहले ऊंचे ऊंचे पेड़ हुआ करते थे ना, तो ऊंचे ऊंचे पेड़ की पत्ती खाने के लिए गर्दन ताने रहते थे, तो उसके कारण जिराफ की लंबी गर्दन वाला प्राणी बना। और इसी प्रकार लोहार के दोनों भुजाएं लगातार कार्य करने के कारण क्या हुआ, अत्यधिक मजबूत हुई। फिर यहाँ पे शुतुरमुर्ग जो होते हैं, ऑस्ट्रिच ना, ईमू इत्यादि पक्षी द्वारा पंखों का उपयोग न करने के कारण उनके पंख क्या हुए, कमज़ोर हो गए, उपयोगहीन हो गए। हंस है, बतख है, ये जलीय पक्षी में मतलब पानी में रहकर अपने पैरों को तैरने योग्य बनाया। इसी प्रकार सांप ने लगातार बिल में रहने के कारण अपने पैर को गंवा दिए, क्योंकि बिल में रहने लगा ना, तो उसके पैर फिर क्या हुए, सांप के चले गए ना। यह सभी उदाहरण उपार्जित लक्षणों की वंशागति अथवा उपार्जित परिवर्तन के संक्रमण का सिद्धांत के उदाहरण है। ऐसे उपार्जित लक्षण एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक संक्रमित होते हैं, इसी लामार्कवाद कहा गया है। लामार्कवाद का यह सिद्धांत स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि एक पीढ़ी के उपार्जित लक्षण दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित नहीं किए जाते। यह कई अनुसंधान द्वारा सिद्ध किया जा चुका है। इस कारण लामार्कवाद का यह प्रतिपादन त्रुटिपूर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर डार्विन के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। अब यहाँ पे देखो, चार्ल्स डार्विन, इन्होंने क्या किया, विविध प्रदेशों के वनस्पतियों तथा प्राणियों के असंख्य नमूने इकट्ठा किए और उन्होंने निरीक्षण किया कि जो सक्षम होता है वही अस्तित्व को बनाए रखता है। यह बताने वाला प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। डार्विन ने क्या बताया कि उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी सजीव असंख्य मात्रा में पुनरुत्पादन करते हैं, सभी सजीव एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं, एक प्रकार से जानलेवा ही होती है। अतः सभी सजीव हमेशा भोजन इत्यादि के लिए प्रतियोगिता करते रहते हैं। जैसे पेड़ों को भी बोलते हैं ना, जैसे 3 फीट की दूरी पर लगाने का, क्यों, ताकि वो जो है ज़मीन से जो भोजन लेते हैं तो सबको भोजन मिल सके। नहीं तो फिर क्या होगा, वो एक को मिला नहीं, दूसरे को नहीं मिला तो नष्ट हो सकते हैं। मतलब जो प्रतिस्पर्धा होती है भोजन के लिए होती है। फिर यहाँ पर जो होते हैं, इन सजीवों को वही सजीव जीवित रहते हैं जो प्रकृति के अनुरूप अनुकूल दर्शाते हैं, और बचे हुए अन्य सजीव नष्ट हो जाते हैं। जैसे प्रकृति है उसके अनुसार अपने आप को जो ढाल लेता है वही जीवित रहता है, अन्यथा वो नष्ट हो जाता है। इस प्रकार सक्षम सजीव के चुनाव में प्राकृतिक चयन का सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सजीव सक्षम जीवित रहते हैं, शेष सजीव नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर पुनरुत्पादन करते भिन्न विशेषताओं के साथ नई प्रजाति का भी निर्माण होता है। डार्विन ने अपने सभी सिद्धांत तथा दृष्टिकोण को अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में प्रकाशित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिप्पणी लिखो, भ्रूण विज्ञान। अब यहाँ पे देखो, भ्रूण विज्ञान में विकसित होते हुए भ्रूण का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रारंभिक अवस्था में सभी भ्रूण एक दूसरे के समान दिखाई देते हैं। विकास होने पर अगली चरण में भ्रूण की समानता में भी कमी आने लगती है। भ्रूण विज्ञान का हम लोगों ने देखा था ना, 3 चरण का भ्रूण जो है। फिर प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, सभी भ्रूण के मध्य की समानता यह दर्शाती कि सभी पृष्ठवंशी प्राणी एक ही पुरुष से उत्पन्न हुए। उत्क्रांति विज्ञान में सभी पृष्ठवंशी प्राणियों के भ्रूण का तुलनात्मक अध्ययन उत्क्रांति का प्रमाण प्रदान करता है। नेक्स्ट है, टिप्पणी लिखो, उत्क्रांति। सजीवों में अत्यंत धीमी गति से होने वाला क्रमिक परिवर्तन ही उत्क्रांति। यह प्रक्रिया
अत्यंत धीमी एवं सजीवों का विकास साध्य करने वाली प्रक्रिया। प्राकृतिक चयन के अनुसार नई प्रजाति का उत्पत्ति होना ही उत्क्रांति है। विभिन्न सजीवों के जाति उद्भवन विकास के लिए होने वाले उत्क्रांति की प्रक्रिया में को संपन्न होने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। अंतरिक्ष में जो ग्रह, तारे, ये सब लेकर पृथ्वी पर विद्यमान जितने भी परिवर्तन अनेक चरण में उत्क्रांति का अध्ययन करना आवश्यक है। उत्क्रांति के कारण सजीव सक्षम बनते हैं, जैव विविधताओं में वृद्धि होती है, नए प्रजातियों में जो है नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। उत्क्रांति की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इसमें से चार्ल्स डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत और जाति उद्भवन विश्व भर में स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट है संयोजी कड़ी। तो ये जो है हमारा मेरे ख्याल से लास्ट टिप्पणी है। कुछ वनस्पतियों और प्राणियों के कुछ शारीरिक लक्षण इस प्रकार के होते हैं कि उनकी सहायता से उनका दूसरों दो भिन्न समूह के साथ संबंध जोड़ा जाता है, इसलिए उन्हें संयोजी कड़ी कहते हैं। उदाहरण में पेरिपेटस हैं। पेरिपेटस ये क्या है? यह एनेलिडा तथा संधिपाद प्राणी के संघ को जोड़ने वाली संयोजी कड़ी है। इसके बारे में हम लोग जो है ना आगे भी हमारा एक लेसन आएगा प्राणियों का वर्गीकरण, वहाँ पे भी हम लोग बहुत कुछ देखेंगे। पेरिपेटस दोनों संघ का प्राणी का लक्षण दर्शाता है। सखंड कृमि प्राणी और जो है खंडयुक्त अंग और पतले उपचर तथा पार्श्वपाद अवयव दिखाई देते हैं। इसी प्रकार पेरिपेटस में संधिपाद प्राणियों की तरह श्वसन नलिका और मुक्त रक्त परिसंचरण संस्थान पाया जाता है। उसके बाद है डकबिल प्लैक्टिप्स। डकबिल प्लैक्टिप्स स्तनधारी प्राणी तथा सरीसृप प्राणी के वर्ग में मध्यक संयोजी कड़ी है। ये जो है प्राणी सरीसृप प्राणियों की तरह अंडे देते हैं। स्तनधारी प्राणियों की तरह ये जो है शरीर पर बाल और दुग्ध ग्रंथि होती है। फिर है लैंगफिश। लैंगफिश मत्स्य उभयचर प्राणियों के वर्ग के मध्य की संयोजी कड़ी है। मतलब मत्स्य यानी मछली किसमें भी है और उभयचर प्राणी में भी है। ये मछली होने पर भी उभयचर प्राणियों के जैसे फेफड़े द्वारा श्वसन करती है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 टिप्पणी लिखो कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।